चैप्टर 53। पर्पल विंग ड्रैगन के डेड बॉडी को रैप करने के बाद सब लोग स्टील आर्मर सैंक्चुअरी वापस आ गए। श्रेया मिश्रा ने नितिन राम को अपने ऑफिस बुलाया। बीस्ट सोल मिला था क्या? श्रेया मिश्रा ने नितिन राम को घूरा। स्टेशन मास्टर, सच में मुझे बीस्ट सोल नहीं मिला। अगर मुझे पता होता तो मैं वो एरो कभी नहीं छोड़ता, नितिन राम ने बेचारे से कहा। श्रेया मिश्रा ने विश्वास नहीं किया। एक्टिंग मैट करो। अगर तुम्हें बीस्ट सोल मिला है तो मुझे बेच दो। मैं पैसे डीन के लिए तैयार हूं और अगर चाहो तो एडवांस पेमेंट भी कर दूंगी। स्टेशन मास्टर, अगर मुझे बीस्ट सोल मिलता तो मेन इडियट होता अगर बेचता नहीं। पर मुझे वैसे भी नहीं मिला। अगर मिलता तो जरूर दिखता, नितिन राम ने डिप्रेस्ड होकर कहा। श्रेया मिश्रा को लगा नितिन राम सच बोल रहा था। उसने कहा, छोड़ो फिर। कुछ दिनों तक शेल्टर से अकेला बाहर मत जाना। सन ऑफ हेवन तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। समझ गया, नितिन राम ने सर हिला दिया। बुलसाई वापस आने पर अजय राघवल ने नितिन राम के गले में हाथ डालते हुए पूछा, नितिन, सुना है तुमने लास्ट अटैक किया। बीस्ट सोल मिला क्या? काश मिलता। मेरे पास तो एक प्रिमिटिव बीस्ट सोल भी नहीं है, सेक्रेड ब्लड कैसे मिलेगा? नितिन राम ने कंधे उठाकर कहा। राइट। बीस्ट सोल्स मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब डॉलर जितने लकी तो नहीं हो सकते, अजय राघवल ने अफसोस भरे लहजे में कहा। यूज भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि बीस्ट सोल मिलने का चांस वैसे भी काफी कम होता है। ध्यान रखना और शेल्टर से बाहर मत जाना। बीस्ट सोल ना भी मिला हो, सन ऑफ हेवन तुम्हें माफ नहीं करेगा, अजय राघवल ने कहा। समझ गया। नितिन राम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सोचा, अच्छा बंदा लगता है। अपने रूम में वापस जाकर नितिन राम ने अपना नया बीस्ट सोल चेक किया। सेक्रेड ब्लड पर्पल विंग्ड ड्रैगन्स बीस्ट सोल का टाइप, फ्लाइंग। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनके नितिन राम एक्साइटेड हो गया। फ्लाइंग बीस्ट सोल का मतलब था कि वो विंग्स में बादल कर ओनर को बर्ड की तरह उड़ने की एबिलिटी दी सकता है। फ्लाइंग एबिलिटी होना एक ड्रीम के सच होने जैसा था और गॉड्स सैंक्चुअरी में जिंदा रहना आसान हो जाता। फ्लाइंग बीस्ट सोल्स रेयर होते हैं और उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। नितिन राम खुशी से उछल गया। सेक्रेड ब्लड फ्लाइंग बीस्ट सोल होना मतलब एक प्राइसलेस चीज मिलना। प्रिमिटिव फ्लाइंग बीस्ट सोल्स काफी स्लो होते हैं, पर सेक्रेड ब्लड व्हेल काफी फास्ट और हाई एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं। स्टील आर्मर सैंक्चुअरी के आसपास फ्लाइंग क्रीचर्स कम होने की वजह से फ्लाइंग बीस्ट सोल्स देखने को नहीं मिलते। रूम छोटा होने की वजह से नितिन राम विंग्स सम्मन नहीं कर सका। उसकी नजर कॉपरटूथ बीस्ट पा पड़ी जो पूरा पर्पल और शाइनी बन गया था। ये सेक्रेड ब्लड बन गया है। नितिन राम खुशी से झूम उठा। 3 महीने की मेहनत के बाद उसका डाउट क्लियर हो गया था कि वो हर 3 महीने में एक क्रीचर को सेक्रेड ब्लड में इवॉल्व करवा सकता है। अगर ये बात लोगों को पता चले तो सब पागल हो जाएंगे। नितिन राम ने सोचा कि ग्रैंड मास्टर और श्रेया मिश्रा जैसे लोग भी सेक्रेड जीनो पॉइंट्स मैक्स करने में 10 to 15 साल लगाते हैं, और वो भी प्योर रिसोर्सेज और एफर्ट्स के साथ। पर नितिन राम ब्लैक क्रिस्टल की वजह से 5 साल में मैक्स सेक्रेड जीनो पॉइंट्स तक पहुंच सकता था। नितिन राम ने ट्यूरेंट एक प्रिमिटिव क्रीचर खरीदा और सेक्रेड ब्लड कॉपरटूथ बीस्ट को मार दिया। सेक्रेड ब्लड कॉपरटूथ बीस्ट किल्ड। नो बीस्ट सोल गेन्ड। Eat its meat to gain 1 to 10 sacred geno points randomly. बीस्ट सोल नहीं मिला पर नितिन राम फिर भी खुश था। उसने ट्यूरेंट स्ट्यू बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। चैप्टर 54। मीट ऑफ कॉपरटूथ बीस्ट इटेन। 1 sacred geno point gained. मीट ऑफ कॉपरटूथ बीस्ट इटेन। 1 sacred geno point gained. 2 दिन बाद नितिन राम ने कॉपरटूथ बीस्ट का बड़ा पॉट मीट फिनिश कर लिया और बोन्स तक चाट ली। उसने बोन्स को फायर में डाल दिया ताकि कुछ भी बचा ना रहे। टोटल 7 सेक्रेड जीनो पॉइंट्स एड ह्यू, जो उसके पहले के 18 पॉइंट्स के साथ मिलकर 25 सेक्रेड जीनो पॉइंट्स बन गए। अब नितिन राम का फिटनेस और इंप्रूव हो गया था और उससे लगा कि उसके पास अब अनंत स्ट्रेंथ है। केज में रखे प्रिमिटिव श्रीकी बीस्ट को देखकर नितिन राम के मुंह में पानी आ गया। श्रीकी बीस्ट्स छोटे और बोल्ड होते हैं, तो वो पूरे बीस्ट को एक साथ पॉट में डाल सकता था जब वो सेक्रेड ब्लड क्रीचर बन जाएगा।
इसी वजह से नितिन राम ने श्री की बीस्ट को इवॉल्व करने के लिए चुना था। कल श्रेया मिश्रा ने पर्पल विंग ड्रैगन का मीट अपनी गैंग में बांटा था। उसके पास सिर्फ बॉडी का छोटा सा हिस्सा था, तो हर मेंबर को सिर्फ एक स्लाइस मिला, जो बॉडी का सिर्फ 1000वां हिस्सा था। इसलिए नितिन राम ने ज्यादा लोगों की तरह मीट के बदले $200,000 ले लिए। नितिन राम अभी भी कैश की तंगी में था। उसके फैमिली को बेटर लाइफ के लिए पैसा चाहिए था और उसे भी कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी। बैंक अकाउंट चेक करते वक्त उसने देखा कि उसके पास सिर्फ $300,000 बचे थे। बस 3 लाख बचे हैं और एक जेड स्टील एरो भी इतना ही लगता है, नितिन राम ने थोड़ा निराश होते हुए सोचा। उसका जेड स्टील एरो ग्रैंड मास्टर ने तोड़ दिया था और वो सोच रहा था कि सेलर से रिपेयर करवा ले। एक 20 सोल एरो लेना जरूरी है। जेड स्टील एरोज महंगे होते हैं और कन्वीनियंट नहीं होते। अगर मेरे पास 20 सोल एरो होता तो मुझे नए एरोज खरीदने या शॉट के बाद एरोज उठाने की जरूरत नहीं होती, नितिन राम ने सोचा और म्यूटेंट 20 सोल एरो की तलाश शुरू कर दी। उसने डिसाइड किया कि वो माही राव से पूछेगा कि उसका म्यूटेंट 20 सोल एरो किस क्रीचर से मिला था। शायद वो भी हंट करके अपनी किस्मत आजमा सकता था। माही राव मुझे पसंद नहीं करती। शायद वो मुझे बताए भी ना। छोड़ो, मैं कुछ दिन से घर नहीं गया हूं। स्काईनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढता हूं कि यहाँ के आसपास एरो 20 सोल्स कहाँ मिलते हैं, नितिन राम ने डिसाइड किया और गॉड्स सैंक्चुअरी से टेलीपोर्ट हो गया। घर लौटने पर उसकी मां अभी भी सेकंड गॉड्स सैंक्चुअरी में थी और प्रीति राम स्कूल में। एक बाथ लेने के बाद उसने स्काईनेट पर सर्च करना शुरू किया। स्टील आर्मर सैंक्चुअरी के एक्स मेंबर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे। ज्यादा इन्फो काम की नहीं थी, पर एक यूजफुल आर्टिकल उससे मिल गया। तभी डोरबेल बजती है। मॉनिटर चेक करने पर उसने देखा कि प्रियंक राणे और उसका भाई अरुण द्विवेदी डोर पर खड़े हैं। ये यहाँ क्यों है? नितिन राम को पता था कि अरुण द्विवेदी उसे पसंद नहीं करता और उनका पहले थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। इसलिए उसने उनका यहां आना एक्सपेक्ट नहीं किया था। दरवाजा खोलते ही नितिन राम मुस्कराकर बोला, तुम काफी दिन बाद मेरे घर आई हो। प्रियंक राणे थोड़ा अनईजी लग रही थी और धीरे से बोली, अगर अभी टाइम सही नहीं है तो हम चले जाते हैं। प्रियंक राणे अरुण द्विवेदी को खींच कर ले जाना चाहती थी, पर अरुण द्विवेदी वही खड़ा रहा और बोला, दोस्तों के लिए हमेशा सही टाइम होता है ना? बिल्कुल। नितिन राम समझ गया कि अरुण द्विवेदी ट्रबल ढूंढने आया है। नितिन राम ने उन्हें अंदर आने दिया और पानी के 2 बॉटल्स दिए। सॉरी, सिर्फ पानी है। कोई बात नहीं, अरुण द्विवेदी ने पानी नहीं छुआ और पूछा, नितिन, तुम कौन से शेल्टर में हो? स्टील आर्मर शेल्टर, नितिन राम ने जवाब दिया। नितिन, तुम भी स्टील आर्मर शेल्टर में हो? मयंक राम ने कभी मेंशन नहीं किया। प्रियंक राणे हैरान थी। नितिन राम ने कैजुअली कहा, शायद हम कभी मिले नहीं। प्रियंक राणे को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। अरुण द्विवेदी बोला, एक मेरा क्लासमेट है वहां, फिस्ट गाय। क्या उसके बारे में सुना है? 3 मेजर लीडर्स में से एक। उसके बारे में ना सुनना मुश्किल है, नितिन राम बोला। बढ़िया, अरुण द्विवेदी ने मुस्कराकर बोला, पिछली बार तुमने मुझे एक रिचुअल दिया था, तो आज मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। देखो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? मुझे गिफ्ट्स पसंद नहीं। तुम्हारा आना ही काफी है, नितिन राम ने प्रियंक राणे के अपसेट चेहरे को देखते हुए कहा। वो उससे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। एक म्यूटेंट 20 सोल। क्या अब भी इंटरेस्टेड नहीं? अरुण द्विवेदी धीरे से बोला। म्यूटेंट 20 सोल। नितिन राम थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने तुरंत समझ लिया कि अरुण द्विवेदी ने फिस्ट गाय का नाम क्यों लिया था। अरुण द्विवेदी बोला, कॉम्बैट पिट चलो और मुझसे फाइट करो। रिजल्ट कुछ भी हो, मेन फिस्ट गाय से तुम्हारे लिए एक म्यूटेंट 20 सोल दिलवा दूंगा। क्या तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना पसंद होगा? नितिन राम एक्सेप्ट करना चाहते थे, पर उससे पता था कि प्रियंक राणे नहीं चाहेगी कि वो अरुण द्विवेदी से लेट। इसलिए उसने कहा, मेन म्यूटेंट 20 सोल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो मेन डिनर बनाता हूं। अरुण द्विवेदी ने सोचा कि नितिन राम उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। उसने अपना कमलिंक उठाया और एक नंबर डायल किया।
एक होलोग्राफिक इमेज में एक हंक दिखाई दिया। हंक ने स्माइल करते हुए बोला, जिंगकी, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले। फिस्ट गाय, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा एक फ्रेंड स्टील आर्मर शेल्टर में है और मैं चाहता हूं कि तुम उसका ध्यान रखो। क्या तुम उसे एक म्यूटेंट बीस्ट सोल डोज? अरुण द्विवेदी ने स्माइल करते हुए पूछा। अगर कोई और मुझसे ये मांगता तो मैं यूज गुस्सा करके मना कर देता। पर तुम कह रहे हो तो बस अपने दोस्त को शेल्टर में मेरे पास भेज देना। और याद रखना, तुम मुझ पर एक उधर हो, फिस्ट गाय बोला। कॉल खत्म करने के बाद अरुण द्विवेदी ने नितिन राम को देखा और बोला, अब क्या तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? डैश। चैप्टर 55। नितिन राम को समझ आया कि आकाश खुर्दा ने उससे गलत समझा था। नितिन राम आकाश खुर्द की तरफ मुस्कराकर बोला, कॉम्बैट पिट में नहीं, एक छोटा सा गेम यही घर पर खेल लें। प्रियंक राणे ने नितिन राम को डिसअप्रूवल के साथ देखा, पर इस बार नितिन राम ने उसका रिस्पॉन्स इग्नोर कर दिया। नितिन राम को पता था कि आकाश खुर्दा जैसे लॉक टैप तक नहीं मानते जब तक उन्हें हारिया ना जाए। कौन सा गेम? आकाश खुर्दा ने थोड़ा गुस्से में पूछा। रेड हैंड्स खेला है कभी? नितिन राम ने हल्का सा मुस्कराकर पूछा। आकाश खुर्दा ने अपने लिप्स को कर्ल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, पर वो तो एक सिंपल गेम है। रेड हैंड्स एक गेम है जो दो प्लेयर्स के बीच खेला जाता है। एक प्लेयर, स्लैपी, अपने हाथ पाम डाउन पोजीशन में रखता है और दूसरा प्लेयर, स्लैपर, अपने हाथ पाम अप पोजीशन में रखता है। दोनों के हाथ टच होते हैं। स्लैपर का गोल होता है स्लैपी के हाथ के बैक साइड को स्लैप करना, जबकि स्लैपी का गोल होता है अपने हाथ को हटा लेना। अगर स्लैपर मिस करे तो दोनों रोल्स चेंज हो जाते हैं। पर अगर हाथ टच ना हो तो? तब खेलना कैसा लगेगा? नितिन राम मुस्कराकर बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं, आकाश खुर्दहंसा। रेड हैंड्स मेनली रिफ्लेक्सेस का टेस्ट करता है और आकाश खुर्दा को अपने रिफ्लेक्सेस पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा वो गेम के रूल का फायदा उठाने के मूड में था। जब तक स्लैपर स्लैपी को हिट कर रहा है, रोल्स चेंज नहीं होते। आकाश खुर्दा सोच रहा था कि वो नितिन राम के हाथ इतने जोर से स्लैप करेगा कि वो हाथ उठाने लायक भी ना रहे। बस एक रूल और, अगर स्लैपर ने अपने हाथ मूव किया तो वो स्लैप काउंट होगा और वो मूव वापस नहीं ले सकता। नितिन राम ने गेम के रूल्स क्लियर किए। ठीक है, तुम पहले स्लैपर बनो, आकाश खुर्दा बोला और अपने हाथ आगे बढ़ाए। नितिन राम ने अपने हाथ मूव नहीं किए, बस मुस्कराकर आकाश खुर्दा से बोला, जिंगकी, तुमने बोला एक म्यूटेंट बीस्ट सोल मिलेगा? आकाश खुर्दा इतना बेवकूफ नहीं था। भले ही वो म्यूटेंट बीस्ट सोल के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, पर वो नितिन राम को फायदा भी नहीं लेने देना चाहता था। म्यूटेंट बीस्ट सोल कॉम्बैट पिट के फाइट के लिए था। अब रेड हैंड्स खेल रहे हैं तो इसे प्राइज मानो। अगर तुम मुझे स्लैप कर लो तो तुम्हें मिलेगा, आकाश खुर्दा बोला। जिंगकी, ये मजा नहीं है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, नितिन राम सोचकर बोला। बीस्ट सोल छोड़ो, चलो प्राइस चेंज करते हैं। हर बार अगर तुम मुझे स्लैप करते हो, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। और अगर मैं तुम्हें स्लैप कर लूं तो तुम मुझे $10,000 दोज। कैसा लगा? नितिन राम को पता था कि म्यूटेंट बीस्ट सोल का फायदा अनसर्टेन है। श्रेया मिश्रा से मिला म्यूटेंट बीस्ट सोल पेट म्याउथ यूजलेस था और बहुत खाता था। इस बार नितिन राम कैश के लिए इंटरेस्टेड था। फेयर एंड स्क्वायर। तुम पसंद आ रहे हो? पर $10,000 थोड़ा कम है। $100,000 कैसे रहेगा? आकाश खुर्दा बोला। नितिन राम ने अपना सर हिला दिया, हम सब दोस्त हैं। ज्यादा हार जीत से रिश्ता खराब हो सकता है। प्रियंक राणे ने जल्दी से बोला, हाँ, ये तो सिर्फ एक गेम है। ज्यादा बेटिंग की जरूरत नहीं। $10,000 भी काफी है। चलो, अगर तुम हारने से डर रहे हो तो $10,000 पा हाई रहने देते हैं, आकाश खुर्दा बोला। नितिन राम ने कुछ नहीं कहा, बस आकाश खुर्द की तरफ मुस्करा के देखता रहा। अब नितिन राम के लिए आकाश खुर्द एक इंसान नहीं, एक चलती फिरती ATM था। उसका लक था कि आकाश खुर्दा तब आया जब उससे पैसे की जरूरत थी। मैं तुम्हें पहले स्लैपर बनने देता हूं, आकाश खुर्दा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। चलो, शुरू करें।
नितिन राम ने अपने हाथ आकाश खुर्द के हाथ के नीचे रखे और थोड़ा डिस्टेंस बनाए। हाँ। आकाश खुर्द का रिप्लाई कंप्लीट होने से पहले नितिन राम ने उसके हाथों पर स्लैप कर दिया। $10,000, नितिन राम बोला। इसे लिख लो। लिख लो, आकाश खुर्दाने दांतों को कसते हुए प्रियंक राणे से बोला। प्रियंक राणे ने अपने कमलिंक पर होलोग्राफिक नोटबोर्ड ओपन की और एक लाइन ड्रॉ की। फिर से आकाश खुर्दा बोला और अपने हाथ एफआईआर आगे बढ़ाए। चलो शुरू करें, नितिन राम ने एफआईआर से पूछा। इस बार आकाश खुर्दा ने अपना पूरा फोकस नितिन राम के हाथों पर रखा। नितिन राम ने इस बार जल्दी नहीं की और प्रियंक राणे से बोला, शायद तुम्हें एक फनी स्टोरी सुननी है? अभी? प्रियंक राणे हैरान थी। नितिन राम ने हाँ में से हिला दिया और बोला, एक प्यारा पप्पी डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास पानी और खाना था, एफआईआर भी वो 2 दिन बाद मर गया। तुम बताओ, क्यों? क्या सैंडस्टॉर्म था? नहीं, मौसम ठीक था। क्या वो लॉस्ट था? उसके पास पानी और खाना था, तो लॉस्ट होने पर भी वो नहीं मार था, नितिन राम बोला। फिर मुझे समझ नहीं आया। क्यों मारा? प्रियंक राणे टेंशन के कारण गेस नहीं कर पाई। क्योंकि वो क्यूट पप्पी डेजर्ट में एक यूटिलिटी पोल नहीं ढूंढ पाया और उसका ब्लैडर बर्स्ट हो गया। नितिन राम हंसा। नितिन, ये तो बहुत कॉनी था, प्रियंक राणे शर्मा के बोली। वल्गर, आकाश खुर्दा बोला और तभी उसने अपने हाथ के पिछले साइड में दर्द महसूस किया। स्नैप। चैप्टर 56। अरुण द्विवेदी को अपनी लापरवाही पर पछतावा हो रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी हार का इल्जाम नितिन राम की चलकिया पर लगाया। अगर नितिन राम ने प्रियंक राणे को वो वल्गर स्टोरी नहीं सुनाई होती, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और नितिन राम को मौका नहीं मिलता। 10,000 और, नितिन राम ने प्रियंक राणे से कहा। फिर से अरुण द्विवेदी ने अपने हाथ एफआईआर आगे बढ़ाए। नितिन राम ने पोजीशन लेते हुए प्रियंक राणे से पूछा, एक और प्यारा पप्पी डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था। इस बार उसके पास पानी और खाना था और उससे एक यूटिलिटी पोल भी मिल गया, पर एफआईआर भी वो मर गया। तुम गेस कर सकती हो क्यों? क्यों? स्नोश सोचने लगी, पर आंसर नहीं मिला। मैं तुमसे पूछ रहा था, नितिन राम ने अरुण द्विवेदी को इग्नोर करते हुए प्रियंक राणे की तरफ देखा। मुझे नहीं पता, प्रियंक राणे बोली। चलो, बता देता हूं। यूटिलिटी पोल पर एक साइन था, नो पीइंग जोन, और पप्पी का ब्लैडर फिर बर्स्ट हो गया, नितिन राम बोला। स्नोशा जोर से हंसने लगी। अरुण द्विवेदी को पता था कि ये नितिन राम का डिस्ट्रैक्शन का तरीका है, पर वो नितिन राम के इग्नोर करने से इरिटेट हो गया। तुम्हें कहानी सुनानी है या? स्नैप। नितिन राम ने एफआईआर से अरुण द्विवेदी के हाथ के पिछले साइड को जोर से स्लैप किया। उसके हाथ 3 स्लैप के बाद लाल हो गए थे, पर उसका चेहरा हाथों से ज्यादा लाल था। फिर से अरुण द्विवेदी दांत पिसकर बोला और अपने हाथ आगे बढ़ाए। नितिन राम ने अपनी पोजीशन लेते हुए एक और कहानी शुरू की। एक और प्यारा पप्पी डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था। इस बार पानी और खाना था और एक यूटिलिटी पोल था जिसमें कोई साइन नहीं था, पर वो एफआईआर भी मर गया। गेस क्यों? अरुण द्विवेदी ने नितिन राम के रिस्ट्स पर फोकस किया, बिना कुछ बोले। इस बार वो डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में नहीं आएगा। नितिन राम ने जब प्रियंक राणे को आंसर दिया, अरुण द्विवेदी तब भी उसके रिस्ट्स पर फोकस कर रहा था। अब की बार जब मेरी टर्न होगी, तो ये ब्रैट सीखेगा, अरुण द्विवेदी सोच रहा था। नितिन राम ने साय करते हुए कहा, जिंगकी, तुम तो रेड हैंड्स के जीनियस हो। मुझे तो लगा था मेन डू डेकेड का किंग हूं, पर तुम कमाल हो। बकवास बंद करो, अरुण द्विवेदी बोला, पा टैप तक स्नैप। नितिन राम का स्लैप लग चुका था। अरुण द्विवेदी अब गुस्से से भर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नितिन राम यूज एफआईआर से ट्रिक करेगा। फिर से अरुण द्विवेदी बोला, प्रियंक राणे साइड से एंग्शियस हो गई थी। नितिन राम इस बार सिर्फ मुस्कराकर बोला, तुम्हें लगता है मैंने डिस्ट्रैक्शन से जीता? गलत। अरुण द्विवेदी ने नितिन राम को इग्नोर किया, जैसे वो कुछ सन ही नहीं रहा हो। अब अगर आसमां भी टूट पड़े, तब भी मेन मूव नहीं करूंगा, अरुण द्विवेदी अपने अंदर सोच रहा था। नितिन राम ने साय करते हुए बोला, जिंगकी, अब मैं अपने स्किल्स का 30% यूज करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट।
नितिन राम के एयर्स देखकर प्रियंक राणे हंसने लगी। ध्यान दो, अब किंग ऑफ रेड हैंड्स का सीक्रेट स्किल यूज होगा। नितिन राम अचानक चिल्लाया। जो करना है करो, मीन हिलने वाला नहीं, अरुण द्विवेदी स्नियर्ड करते ही सोच रहा था। स्नैप। अरुण द्विवेदी एफआईआर भी नितिन राम का स्लैप अवॉइड नहीं कर पाया, भले ही उसका पूरा फोकस था। फिर से अरुण द्विवेदी हार नहीं मान रहा था। चलो अब खत्म करें। मैं तुम्हें और ज्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहता, नितिन राम बोला और साय किया। अब बस एक राउंड और, अरुण द्विवेदी बोला। वो गुस्से में था, पार सो लूजर नहीं बनना चाहता था। ठीक है, मत कहना मैंने वॉर्न नहीं किया, नितिन राम बोला और पोजीशन ले ली। स्नैप। फिर से। स्नैप। फिर से। स्नैप। 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 अरुण द्विवेदी बरसक हो गया। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो अवॉइड नहीं कर पा रहा है। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, पर नितिन राम का स्लैप हर बार लग रहा था। स्नैप। 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 घर के लिविंग रूम में स्लैप्स की आवाज गूंजने लगी। प्रियंक राणे शॉक्ड थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अरुण द्विवेदी इस तरह हारेगा। जब अरुण द्विवेदी नितिन राम के घर से निकला, उसके हाथ स्वोलन हो गए थे और वो गुस्से और शर्म से पेल हो गया था। जिंदगी, जब टाइम मिले तो रेड हैंड्स खेलने जरूर आना, नितिन राम ने हाथ में कैश का स्टैक लेकर कहा। अरुण द्विवेदी एयरक्राफ्ट से गिरते गिरते बचा और बोला, मुझे शाप लगेगा अगर मैंने एफआईआर कभी रेड हैंड्स खेला। नितिन राम कुछ और बोलने हाय वाला था, पार एयरक्राफ्ट आवाज करता हुआ फुल स्पीड से चला गया। 1 मिलियन इतने आसानी से कामा लिया। मुझे उसकी बात मानकर $100,000 का बेट रख लेना चाहिए था। नितिन राम ने लिप लिक करते ही कैश उठाया और अपने रूम की तरफ चल दिया। डैश। ये छुरी कितने की है? नितिन राम ने क्यूरियस होके पूछा। 1 करोड़, ब्लैकस्मिथ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और नितिन राम को धक्के से बाहर कर दिया। 1 करोड़? आखिर कौन से मटीरियल का इस्तेमाल किया है तुमने? नितिन राम हैरानी से बोला। 75% जेड स्टील, ब्लैकस्मिथ बोला। अगले टाइम कुछ खरीदने आओ तो सीधा यही आना। 75% जेड स्टील। ये जरूर बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा। अभी के टेक्नोलॉजी के साथ हम 5% जेड स्टील से ज्यादा का अलॉय बनाने में असमर्थ है, नितिन राम ने मन ही मन में सोचा। लेकिन कुछ बोला नहीं क्योंकि वो छुरी लेने वाला था ही नहीं। घर लौटकर नितिन राम ने डैगर का ध्यान से जैसा लिया। लकड़ी के शीट से निकलते ही उसने एक ठंडी हवा का एहसास किया। डैगर 8 इंच लंबी थी, उसका ब्लेड हरा और रिपल पैटर्न्स के साथ था। ब्लेड का एंगल काफी छोटा था, लगभग 20 डिग्रीज, और एज पतली थी जैसे प्याज के छिलके की तरह, डबल ब्लड ग्रूव्स के साथ। हैंडल हाईटेक मटेरियल का बना था और एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ काफी कंफर्टेबल था। नितिन राम ने अल्फा अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड निकलकर डैगर के साथ टेस्ट करने का सोचा। उसके हिसाब से 5% जेड स्टील वाला अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। क्रैक। ब्रॉडस्वॉर्ड डैगर के एक ही बार में 2 टुकड़े में काट गया और एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। मेरी तो। नितिन राम हैरान रह गया। फिर उससे ब्लैकस्मिथ की बात याद आई कि ये डैगर एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन के कटिंग ब्लेड से बना है, जो अलॉय काटने के लिए ही था। जब नितिन राम ने डैगर का ब्लेड चेक किया, तो उस पर एक स्क्रैच तक नहीं था। बीप। मेरा ब्रॉडस्वॉर्ड। नितिन राम को तब एहसास हुआ कि उसने 1 लाखों की चीज डिस्ट्रॉय कर दी और चीख उठा। वो सोच रहा था कि डैगर शायद ब्रॉडस्वॉर्ड पर एक निशान डाल देगा, लेकिन डैगर की इतनी शार्पनेस देख के वो शॉक था। अपने सर पे हाथ मारते हुए उसने अपने कमलिंग की रिंगटोन सुना। स्क्रीन पर कृष नायर का नाम दिख रहा था। नितिन, ट्वाइलाइट आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, कृष नायर एक्साइटेड होके बोला। क्या गिफ्ट? नितिन राम ने पूछा। पता चल जाएगा। सिया, कृष नायर सस्पेंस बनते हुए बोला। नितिन राम ने अपना आउटफिट बदला और ट्वाइलाइट टैवर्न के लिए निकल गया। ये वही रेस्टोरेंट था जहां कृष नायर उसे अक्सर लेकर जाता था। जब नितिन राम रिजर्व्ड प्राइवेट रूम में गया, तो उसने देखा कि मयंक राम भी वहां था।
मयंक राम काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था और जोर लगा के मुस्कान दी और हेलो बोला। नितिन राम मुस्करा के जवाब दिया और कृष्ण नायर ने उससे एक तरफ खींच लिया। डैश। कृष्ण नायर ने अपने व्हाइट सेबर टूथ टाइगर बीस्ट सोल को समन किया, जो एक नाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने नाइफ के साथ कुछ ट्रिक्स दिखाए और प्राउड होके बोला, नितिन, मेरी नई म्यूटेंट बीस्ट सोल कैसी लगी? एक शब्द में, जबरदस्त। नितिन राम ने थम्स अप दिया। कृष्ण नायर बोला, ओल्ड फ्रेंड, अब जब मेरे पास नया नाइफ है तो मैं अपना पुराना वेपन तुम्हें देना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसने नितिन राम को एक अल्फा अलॉय ब्रॉडस्वॉर्ड दिया। नितिन राम थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि वो ब्रॉडस्वॉर्ड उसके पहले वाले के जैसा ही था जो उसने अभी कट किया था। ये ब्रॉडस्वॉर्ड। नितिन राम इमोशनल हो गया। कृष्ण नायर ने 1 करोड़ का वेपन बस ऐसे हाई गिफ्ट कर दिया। डैश। तभी रूम का दरवाजा जोर से खुला और एक मोटी औरत, जो ज्वेल्स में लाड़ी हुई थी, अंदर घुस आई। बीटा, मैंने तुझे यहां आते देखा। तुमने कहा था तुम बिजी हो जब मैंने मिस्टर जेन के बैंक्वेट के लिए बुलाया। ये बिजी होने का मतलब है? तुम्हें मिस्टर जेन के बेटे के दोस्तों के साथ नेटवर्क बनाना चाहिए था, जो सब यंग लीडर्स है। रक्षा राम गुस्से में बोलती रही और मयंक राम को रूम से खींच के ले गई। मयंक राम डिप्रेस्ड था। उसका प्लान था कि वो नितिन राम से सुलह करे और स्टील आर्मो गैंग ज्वाइन करने के लिए उसके कनेक्शंस का उसे करे। डैश। जब रक्षा राम ने उससे मिस्टर जेन के बैंक्वेट हॉल में ले जाना शुरू किया, तो मयंक राम सोचने लगा कि अगर वो जीसंत सिंह जैसा अमीर आदमी से कनेक्शन बनाए तो उसका फायदा होगा। उसने अपने कपड़े सीधे किए और मां के साथ बैंक्वेट हॉल की तरफ चला गया। वाह, तुम्हारी आंट बिल्कुल हाई आउट ऑफ कंट्रोल है, कृष्ण नायर ने गुस्सा होते हुए बोला। फर्क नहीं पड़ता। वो लोग मेरे लिए अजनबी है, नितिन राम ने कैजुअली कहा, फिर क्यूरियस होकर पूछा, ये जीसंत सिंह कौन है जो वो बात कर रही थी? नितिन राम को एक जीसंत सिंह नाम का बंदा याद आया था जो पहाड़ों के सफर पर गया था और स्टूल आर्मो शेल्टर में आ गया था। नितिन राम ने उसकी जान भी बचाई थी। बस एक लकी डूड है। कृष्ण नायर ने नितिन राम को सनवुड माइनिंग के बारे में बताना शुरू किया। सनवुड माइनिंग पहले एक छोटी कंपनी थी जिसमें कुछ माइंस था और बाद में उन्होंने एक गार्बेज प्लैनेट खरीदा था अपने वेस्ट को डंप करने के लिए, जहां उन्होंने कई कीमती मिनरल्स ढूंढ लिए थे। 20 सालों में अन मिनरल्स को बेचकर सनवुड माइनिंग एक मशहूर इंटरप्लैनेटरी माइनिंग ग्रुप बन गया था, जिसका मालिक जीसंत सिंह का पिताजी था। जीसंत सिंह ने अभी गॉड्स सैंक्चुअरी में एंटर किया था और वो अपनी दयालुता के लिए जाना जाने लगा था। बहुत लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी अच्छी किस्मत, नितिन राम ने हैरानी से कहा। ऐसे ही है जिंदगी। उसने अपनी जिंदगी के करोड़ स्पर्म में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा तभी वो आज ये है, कृष्ण नायर मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन सनवुड माइनिंग का यहाँ प्लैनेट रो का पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसी बिल्डिंग के बैंक्वेट हॉल में सोशल एलीट बातें कर रहे थे और पीने में बिजी था, जिनमें से कई लोग अपने 30s में सेकंड गॉड्स सैंक्चुअरी में एंटर कर चुके थे। लेकिन बैंक्वेट का मेन फोकस एक 16 साल का लड़का था। अगर नितिन राम वहां होता तो वो ट्योरेंट पहचान लेता कि वो लड़का जीसंत सिंह है जिसे उसने बचाया था। जीसंत सिंह सभी गेस्ट्स को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन कर रहा था। उसके मैनर्स देख के कोई भी उससे नूवो रिची नहीं समझ सकता था और कई सोशलाइट्स उसके साथ दोस्ती करना चाह रहे थे। रक्षा राम और मयंक राम ने सोचा था कि जीसंत सिंह से बात करें, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वहां बहुत लोग थे जो उनसे ज्यादा पावरफुल थे और सभी को जीसंत सिंह से बात करनी थी। नेचुरली उन्होंने इन लॉग-ऑन को ऑफेंड नहीं किया। जैसे हाई बैंक्वेट खत्म हुआ और जीसंत सिंह बिल्डिंग के बाहर जा रहा था, उन्होंने फाइनली मौका देखा और उससे अप्रोच करने की कोशिश की। तभी नितिन राम और कृष्ण नायर भी वहां आ गए। जब उन्होंने मयंक राम को देखा तो कृष्ण नायर उससे ग्रीट करना चाह रहा था, इसलिए नितिन राम को उसके साथ जाना पड़ा। कृष्ण नायर अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले रक्षा राम ने उससे और नितिन राम को साइड से पुश कर दिया और काफी कड़वे शब्दों में बोला, तुम दोनों मेरे बेटे से दूर रहो। खासकर तुम, नितिन राम, तुम तो स्टील आर्मो शेल्टर में ऑलरेडी बदनाम हो। अपने कजिन को मत फंसाओ। तुम दोनों कहना भी मत कि तुम उससे जानते हो।
वरना मैं तुम्हारे परिवार से पंगा लूंगा। रक्षा राम फिर जीसंत सिंह की तरफ बढ़ गई, मयंक राम के साथ। कृष्ण नायर शॉक था और नितिन राम से बोला, क्या तुम और मयंक राम सेम शेल्टर में हो? नितिन राम ने सर हिलाकर जवाब दिया, चलो किसी क्वाइट जगह पर बात करते हैं, मैं सब समझता हूं। रक्षा राम की बात सुनके नितिन राम समझ गया कि मयंक राम ने उससे जो स्टील आर्मर शेल्टर में हुआ था वो सब बताया था। डैश। रक्षा राम और मयंक राम फाइनली जीसंत सिंह के पास पहुंचे। जैसे ही जीसंत सिंह उनकी तरफ देखा, रक्षा राम ने जल्दी से बोला, मिस्टर लिन, ये मेरा बेटा मयंक राम है। ये भी तुम्हारे शेल्टर में है। जीसंत सिंह ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और सीधा रक्षा राम और मयंक राम को इग्नोर करते हुए उनके पास से निकल गया। रक्षा राम बस देखते रह गई और जीसंत सिंह को जाते हुए देखती रही। जीसंत सिंह तेज तेज चल रहा था और जैसे ही नितिन राम और कृष्ण नायर अपने रास्ते पर जा रहे थे, जीसंत सिंह ने नितिन राम का हाथ पकड़ा और बोला, नितिन, मैं तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। भाई, बहुत याद आई। जीसंत सिंह ने नितिन राम को एक हक दिया। रक्षा राम और मयंक राम हैरान हो गए, उन्हें समझ नहीं आया कि जीसंत सिंह को नितिन राम कैसे जाना और क्यों उससे भाई बुला रहा था। नितिन राम ने जीसंत सिंह को पुश किया और थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये तुम यहां कैसे? जीसंत सिंह को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और जल्दी से नितिन राम और कृष्ण नायर को सिगरेट ऑफर की। मुझे एक्साइटेड होकर बोला, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मैंने सुना था कि तुम प्लैनेट रो का पार रहते हो, इसलिए मैं यहां आया। मेरा एड्रेस नहीं था, इसलिए मैं इन दिनों से तुम्हारा पता पूछ रहा था। अब तुमसे मिल गया हूं, तो फ्यूचर में मुझे जरूर देखो। नितिन राम ने देखा कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं और बोला, यहां बात मत करो, बाद में मिलके बात करते हैं। नितिन राम और कृष्ण नायर चलते गए और जीसंत सिंह ने जल्दी से उन्हें फॉलो किया। नितिन, मेरा एयरक्राफ्ट बाहर खड़ा है, तुम्हें छोड़ देना है, मैं तुम्हें राइड देता हूं। रक्षा राम और मयंक राम ने जीसंत सिंह को नितिन राम के साथ देखकर हैरानी से सोचा। उन्होंने सोचा कि ये वही एलिगेंट यंग मास्टर है जो बैंक्वेट में था। मयंक राम, ये सच में जीसंत सिंह था जो नितिन राम के साथ बात कर रहा था? रक्षा राम अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई और मयंक राम से पूछा। मयंक राम ने दांत के दबाकर कहा, हाँ, ये वही है। तो मिस्टर लिन को इसे कैसे जाना और इज्जत देना? रक्षा राम ने हैरानी से पूछा। ये कुछ खास नहीं है, बस एक जिगोलो है जो ओराटोन की कनेक्शंस का फायदा उठता है। मयंक राम ने अपने कजिन को नीचे दिखाने की कोशिश की और ज्यादा जलता हुआ बोला, क्या? तुमने तो कहा था कि उसने स्टील आर्मर शेल्टर में कोई पावरफुल लेडी को ऑफेंड किया था और उससे मुश्किल हो रही थी? रक्षा राम ने पूछा। अगर वो श्रेया मिश्रा का बॉय टॉय नहीं होता, तो मिस्टर लिन उससे कैसे जाने? मयंक राम ने गुस्सा होते हुए नितिन राम के बारे में अपना वर्जन बताया और अपनी सोच भी डाली। अब समझ आता है कि उसने $2 मिलियन कैसे बनाए। एक जिगोलो। मैं हमेशा जानता था कि ये हमारी इज्जत को खत्म कर रहा है। हमारे पुरखे कितने गुस्सा होते अगर उन्होंने जाना। रक्षा राम ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। जलती हुई नफरत और जलन के साथ माबीटा बिल्डिंग से निकल गए। जब उन्होंने देखा कि जीसंत सिंह नितिन राम और कृष्ण नायर के लिए एयरक्राफ्ट का दरवाजा खोल रहा है, उनका चेहरा और भी डार्क हो गया। नितिन राम ने जीसंत सिंह से अलग होने के बाद कृष्ण नायर को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। नितिन राम ने सब कुछ बहुत हल्का और सिंपल बताया और मयंक राम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था अगर उसने सच बताया तो कृष्ण नायर मयंक राम को ईजिली माफ नहीं करेगा। कृष्ण नायर समझता था कि वो दोनों हमेशा अच्छे दोस्त और भाई थे, क्योंकि वो एक साथ बेड हुए थे और जरूर वो जो मयंक राम ने किया उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। मैगलेव ट्रेन स्टेशन के रास्ते पे चल रहे थे। नितिन राम सोच रहा था कि डार्क स्वैम्प के लिए कौन सा सामान ले जाए। वहां ह्यूमन एक्टिविटीज काफी कम होती है, इसलिए वो वहां से जरूर बहुत सारे प्रे के साथ वापस आएगा। अगर बीस्ट सोल एरो ना होता तो भी नितिन राम को वहां जाना ही था। अब जबकि उसके पास सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल विंग्स है, तो वहां जो दूसरों के लिए डेंजरस स्वैम्प है वो उसके लिए आसान हो गया था। तभी अचानक नितिन राम ने एक ग्लिच साउंड सुना और सारे लाइट्स ब्लिंक होने लग गए। वो हैरान होकर ऊपर देखता है और देखता है
कि एक मीटियोर जैसे फायरबॉल तेजी से उसकी तरफ गिर रहा था। वार्निंग! वार्निंग! अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। बैंग! प्लैनेट के डिफेंस सिस्टम का अलार्म कुछ बार बजने के बाद वो फायरबॉल एक टॉल बिल्डिंग से टकरा गया और फिर एक एक्सप्लोजन हो गई। रात हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। जमीन भी थोड़ा हिल गई थी। नितिन राम ने ऊपर देखा और देखा कि एक अजीब स्फेरिकल एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में क्रैश हो गया था, जिसका आधा हिस्सा बिल्डिंग के अंदर स्टिक हो गया था और आसपास आग और धुआं था। लोग चिल्लाने, रो रहे और इधर-उधर भाग रहे थे। ये एरिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट था और जिसमें बिल्डिंग हिट हुई थी, वो स्कूल का मेन बिल्डिंग था। जो लोग बिल्डिंग से भाग रहे थे, उनमें ज्यादातर 10 साल के स्टूडेंट्स था। ये एक पब्लिक स्कूल थी जो इंटीग्रेटेड कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम में थी, इसलिए वहां कोई अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। एक्सप्लोजन के बाद कोई ट्यूरेंट रिस्पॉन्स नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी भी किसी वजह से बंद हो गई थी और ऑटोमैटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में लोग बस इंपैक्ट साइट पर जलती हुई आग देख पा रहे थे। नितिन राम ने एयरक्राफ्ट को देखा और अचानक उसके फिस्ट्स टाइट हो गए। उसने ऐसे एयरक्राफ्ट पहले भी देखे थे। ये स्फेरिकल एयरक्राफ्ट अब तक के ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बाहर थी और सिर्फ एक दुश्मन, शुरास के पास ही होती थी। शुरा वो नाम था जो इंसानों ने उन्हें दिया था और उनका असली नाम सिर्फ उनके अपने लैंग्वेज में ही दिया जा सकता था। शुरास इंसानों की तरह दिखते थे, बस उनके मार्डन के सर पर एक हॉर्न होता था और उनकी औराटोन के 2 हॉर्न्स होते थे। शुरा मेल्स और फीमेल्स बचपन से मास्क पहनते थे। उनके मास्क्स और हॉर्न्स उनकी आइडेंटिटी को दर्शाते थे। इंसानों ने उनसे 100 सालों तक लड़ाई की थी। शुरुआत में शुरास की फिजिक और टेक्नोलॉजी ह्यूमंस से काफी सुपीरियर थी, इसलिए इंसान हर बार उनसे हार जाते थे। लगभग 200 साल पहले इंसानों ने गॉड्स सैंक्चुअरी को डिस्कवर किया था और वहां से जीनो पॉइंट्स लेने शुरू किए थे, इसलिए इंसानों की फिजिक भी इंप्रूव हो गई थी। धीरे धीरे इंसान उनसे लड़ने और उनका सामना करने में सफल होने लगे। प्लैनेट रोका एक कमर्शियल प्लैनेट था और वो जोन से काफी दूर था। नितिन राम को यहां शुरा एयरक्राफ्ट देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने प्लैनेट रोका पे कभी भी शुरास या उनके एयरक्राफ्ट्स को न्यूज या स्काईनेट पर देखा था, पर अब ये रियल लाइफ में सामने था। जब नितिन राम एयरक्राफ्ट को देख रहा था, उसने देखा कि एक 7 साल की लड़की, जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग पे लटकी हुई थी, अपने कपड़ों से स्टील बार से अटकी हुई थी। वो बिल्डिंग के अंदर वापस चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो उतनी ताकतवर नहीं थी। कपड़े अब टूटने वेलदा और वो थोड़ा थोड़ा हारने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ खून और मिट्टी से भरे थे। वो बिल्कुल उदास हो गई थी। अगर वो बिल्डिंग के अंदर भी पहुंचती, तो भी हर जगह आग थी और वो भाग नहीं सकती थी। लड़की धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही थी और उसके कपड़े धीरे धीरे फट रहे थे। इतनी ऊंचाई से कोई भी अडल्ट जो मैक्स म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स भी रखता, वो भी गिर के मर जाता और एक बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकती थी। बैम! लड़की के पास शुरा एयरक्राफ्ट का दरवाजा अचानक खुला और एक शुरा, जो अपने सर पर एक गोल्डन हॉर्न के साथ और एक सेफ मास्क पहने था, एयरक्राफ्ट से बाहर निकला। उसका मास्क उसके चेहरे को पूरा कवर कर रहा था, बस आंखों के अलावा। शुरा एक ब्रोकन अलॉय आर्मो पहना हुआ था और उसका खून, जो कि डार्क ग्रीन था, बह रहा था। शुरा का खून इंसान के खून से अलग होता है और वो बिल्कुल ग्रीन होता है, जो उन्हें पहचानने का एक और तरीका था। नितिन राम को इस शुरा देखकर शौक लगा। शुरा के मास्क्स और उनके डिजाइन्स का अपना एक मतलब होता है, पर नितिन राम को ज्यादा पता नहीं था। लेकिन बस उसके गोल्डन हॉर्न को देखकर नितिन राम समझ गया कि ये शुरा आम नहीं है। शुरा के हॉर्न्स उनकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सिंबल होते थे। उनके हॉर्न्स के 4 रंग होते थे: ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड और पर्पल। ब्लैक हॉर्न लॉग सिविलियंस होते थे, व्हाइट हॉर्न लॉग एलिट्स होते थे, गोल्डन हॉर्न लॉग एरिस्टोक्रेट्स होते थे और पर्पल हॉर्न लॉग रॉयल्टीज होते थे। इस रैंडम एयरक्राफ्ट से एक शुरा एरिस्टोक्रेट निकला था, जो नितिन राम को काफी सरप्राइज कर रहा था। शुरा के पास एक ब्लैक कटाना था। शुरास के पास काफी बड़ी फिजिक होती है। हर अडल्ट शुरा, जो भी हैंड टू हैंड फाइट करे, वो एक ह्यूमन इवॉल्वर से मैच कर सकता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरास सरपास लेवल तक भी पहुंच सकते हैं।
जब शूरा एयरक्राफ्ट से बाहर निकला, उसने छोटी लड़की को रोने ही देखा। उसकी आंखों में एक क्रिर चमक थी और उसने अपना कटाना उठाकर लड़की के सर पर मारने का सोचा। नितिन राम ने ट्योरेंट अपने ब्लैक बीटल, ब्लडी स्लेयर और पर्पल विंग ड्रैगन को समन किया और अपने आप को एक गोल्डन आर्मर से कवर किया और उसके विंग्स भी गोल्डन आर्मर से ढक गए। बूम! उसके बेड विंग्स ने यूज बिल्डिंग के बीच में बहुत जल्दी पहुंचाया। एक हाथ से लड़की को उठाकर नितिन राम ने शूरा के कटाना के ब्लेड को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। कटाना से खून निकलने लगा।